तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए और बी पार्टनर्स है, सपोज उनकी रेशो आपस में है लेट्स से 3:2। ठीक है, उन्होंने सी नाम के पर्सन को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको जरूर बताएगा कि सी को वो कितना शेयर देंगे, यानी कि सी को एज अ पार्टनर प्रॉफिट में से क्या शेयर मिलेगा। लेकिन वो जो भी शेयर डिसाइड करेंगे, लेट्स से 1/5 और 1/4 और 1/6 और 3/7 और कुछ भी XYZ, वो जो भी डिसाइड करेंगे उस शेयर को पाने के लिए सी को कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर, और कुछ उसको अपना शेयर ऑफ गुडविल देना होगा। ये मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया था कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है टू क्रिएट हिज शेयर इन assets and liabilities of the firm। यानी कि वो ये पैसा जब इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर, मान लो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, जो भी वो उसको बोलेंगे, तो वो पैसा इन्वेस्ट करने से उसके उसका एक शेयर क्रिएट हो जाएगा फर्म के असेट्स के अंदर, और फर्म की लाइबिलिटीज में भी उसका कुछ शेयर होगा, क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर बन जाएगा। तो पहले फर्म के 2 पार्टनर थे, अब फर्म के 3 पार्टनर्स हो जाएंगे, और हमारे पास उन तीनों पार्टनर्स की कुछ रेशो होनी चाहिए, समथिंग इज टू समथिंग इज टू समथिंग, वो रेशो होनी चाहिए, वो हमें निकालनी आनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज NPSR। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मेरे ख्याल से NPSR की क्लास हमने ऑनलाइन ली थी ना अनन्या, ध्यान है कुछ? यस सर, ऑनलाइन ली थी। तो मैंने NPSR पे एक क्लास ऑनलाइन दी है, तो उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड किया था जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के 4 मेथड्स होते हैं ना, वो मैंने ली थी क्लास, तो उसको रिकॉर्ड किया था। तो ये जो मेथड्स देख रहे हो आप, सुचित्रा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये मेथड्स? सिंपल मेथड, फ्रॉम मेथड, ऑफ मेथड और मिसलेनियस। तो ये आप उस वीडियो को देख सकते हो जो मैंने आपको YouTube का चैनल का लिंक भेजा होगा। चलो खैर, हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों ने मतलब सी ने फर्म के अंदर मनी इन्वेस्ट करी ताकि उसका असेट्स और लायबिलिटीज में शेयर क्रिएट हो जाए, और उसने कुछ एक्स्ट्रा कैश पे किया टू क्रिएट हिज शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यानी कि फर्म के प्रॉफिट्स के अंदर उसका शेयर क्रिएट करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर
अगर कोई पार्टनर किसी चलती हुई फर्म को ज्वाइन करता है जो कई सालों से चल रही है, तो उसकी जो गुडविल क्रिएट होती है मार्केट में, उसको बनाने में मेहनत पुराने पार्टनर्स ने की है, यानी कि ए और बी ने। हमारी डिस्कशन में आगे से हम इन्हें ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे। तो इन ओल्ड पार्टनर्स ने जो मेहनत की है गुडविल को बनाने में, तो उसको मैं बोलता हूं कि सी के हिस्से की भी मेहनत ए और बी ने की है, और उस मेहनत के लिए सी उन्हें कंपनसेट करेगा, क्योंकि सी के आने से उन्हें प्रॉफिट्स के 3 हिस्से करने पड़ेंगे, एक तीसरा हिस्सा सी को भी देना पड़ेगा। तो सी अगर ऐसा चाहता है कि उनकी मेहनत की हुई और उनकी बनाई हुई गुडविल के अंदर उसका भी मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, तो उस केस में उसको पहले उसको कंपनसेट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा मनी, जो वो ए और बी के लिए लेकर आएगा, क्योंकि ए और बी उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, मतलब प्रॉफिट्स में से सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए, ताकि उसे कुछ मिल सके। तो यानी कि शॉर्टकट में मैंने आपको बताया था कि जो न्यू पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आएगा और प्रीमियम लेकर आएगा। प्रीमियम का मतलब हो गया एक्स्ट्रा कैश। तो कितनी कैपिटल वो लाएगा, कितना प्रीमियम वो लेकर आएगा, ये क्वेश्चन बताएगा, और हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो ये सब मैंने ऑलरेडी बताया है, और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो ये तो एनपीएसआर है। सुचित्रा, एनपीएसआर की ना मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो होगी, आप वो एक बार ही देख लेना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। तो आपको ये सारे मेथड्स आ जाएंगे, मैंने उसमें रिकॉर्ड करके उस पर डाली थी चैनल पे। लिंक मैंने आपको चैनल का भेज दिया था, मैं एक बार ग्रुप पे दोबारा भेज दूंगा। सर एक्चुअली जहाँ मैं पहले क्लास लेती थी ना, वहां से एनपीएसआर करा हुआ है। अच्छा, आपने करा हुआ है, चलो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी एक बार आप वो देख लेना, ताकि आपका रिकॉल हो जाए और मेरा कराने का तरीका भी आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि मैंने ना इन मेथड्स के अपने नाम रखे हुए हैं। ये जो नाम रखे हुए हैं, सिंपल मेथड, फ्रॉम मेथड, ऑफ मेथड, मिसलेनियस, ये बुक के अंदर ऐसे दिए हुए हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। मतलब बुक में इसको केस वाइज बता रखा है, और मैं उसे केस वाइज नहीं बताता, मैं उसको नाम से बताता हूँ। तो ये नाम ओके सर। किसी बुक ने नहीं दिए हुए, मैंने अपनी तरफ से दिए हुए हैं। तो आप एक बार ही देख लेना, आपको क्लिक हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। तो आपको करना तो आता ही होगा, बस ये है कि एक बार इनके नाम भी दिमाग में सेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, ओके सर। तो उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसको जरा एक बार ध्यान से समझना। वैसे ठीक है, तो हाँ, तो मैंने बताया था कि सी नाम का जो न्यू पार्टनर है वो कुछ कैपिटल लेकर आएगा और कुछ एक्स्ट्रा कैश लेकर आएगा। मैं अपनी डिस्कशन में थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि वो 90,000 की कैपिटल ला रहा है और 20,000 का एक्स्ट्रा कैश ला रहा है, जिसको हम लोग अपनी डिस्कशन में बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो एंट्री नंबर 1 होगी, जिसको मैं कहूंगा
कि नया पार्टनर ये दोनों चीजें ला रहा है, तो व्हेन ही ब्रिंग्स कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम, तो हमारी एंट्री होती है कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि वो 90,000 की कैपिटल लाया, 20,000 का प्रीमियम लाया और 1,10,000 वो या तो कैश लेकर आया या फिर चेक से उसने फर्म के अंदर दिया, तो या तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या तो बैंक अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। व्हेन ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, तो इसके लिए ऑब्वियसली एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक सीज कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इन्वॉल्व होगा। आप लोगों को 11th की वो बातें याद होंगी कि पहले जर्नल बनाते थे, फिर लेजर पोस्टिंग करते थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनता था। तो बेसिकली ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, दिस इज लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग तो ये हम लोगों को भी करनी है 12th में। क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली कि लेजर पोस्टिंग करो, मतलब डायरेक्ट लेजर्स बनाओ, तो वो आपसे जर्नल नहीं मांगेंगे, डायरेक्ट लेजर भी मांगेंगे और जर्नल भी मांग सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। आपकी बुक में दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। तो जर्नल मैंने आपके सामने बनाई, तो कैश का कुछ तो बीडी बैलेंस होगा ही, जो भी होगा। अब टू सीज कैपिटल 90,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। यानी कि कैश की डेबिट साइड पर, मतलब प्लस साइड पर, टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम, और सी की कैपिटल की क्रेडिट साइड पर बाय कैश, और प्रीमियम फॉर गुडविल में भी बाय कैश। ये एक तरह से डबल एंट्री सिस्टम होगा कि 90,000 के ये दो इफेक्ट हमने दिखा दिए और 20,000 के भी ये दो इफेक्ट हमने दिखा दिए। ये क्लियर हुआ? क्लियर? यस सर। इसका मतलब है कि नया पार्टनर जो भी कैपिटल, जो भी प्रीमियम लाया था, वो आपने एंट्री भी बना दी और पोस्टिंग भी कर दी। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, मतलब जब नया पार्टनर ये सब कुछ ले आता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है दैट विल बी कि उस अमाउंट को डिवाइड करना है, मतलब प्रीमियम की अमाउंट को डिवाइड करना है। यानी कि ये जो प्रीमियम वो 20,000 का लाया, ये डिवाइड होगा बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। यानी कि जिसने भी सी के लिए सेक्रीफाइस किया है उसको ये अमाउंट मिल जाएगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आपको डिवाइड करना होगा इन sacrificing partners in sacrificing ratio। सबसे ज्यादा गलती इसी एंट्री में होती है बहुत बच्चों की, क्योंकि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो ही गलत निकलती है, और अगर रेशो गलत निकलेगी तो एंट्री भी गलत बनेगी। ठीक है? क्लियर? यस सर। तो मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है, लिखवा रहा हूं, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्स्ट। मतलब इस एंट्री को बनाने से पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अगर वो गलत निकली तो ये एंट्री गलत हो जाएगी। तो अब जो ये एंट्री है दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल
मतलब 20,000 डिवाइड हो जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे, हर क्वेश्चन में अलग आती है, किसी में कुछ किसी में कुछ। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारा सेक्रीफाइस अकेला ए कर रहा है, तो पूरे के पूरे 20,000 अकेले ए को मिल जाएंगे। उस केस में बी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप अगर गलती से बी का नाम लिख बैठो तो आप उसकी अमाउंट की जगह पे डैश डाल सकते हो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। उसको काटने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक डैश डाल दो। मतलब ये कि आपने टीचर को शो किया कि फुल अमाउंट ए को मिल गया और बी को नील, मतलब नथिंग। तो ये हमारी हो गई एंट्री नंबर 2। और इसकी जो भी पोस्टिंग होगी, ये सारी जो पोस्टिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मैंने यहाँ पर दिखा रखी है। सुचित्रा, मैंने ना ये असाइनमेंट इन लोगों को दे रखा है, तो आप मेरे से ना बाद में ले लेना, मेरे को चेक करना पड़ेगा अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपी अभी पड़ी है या नहीं। नहीं होगी तो मैं निकलवा लूंगा। तो ये ओके सर। असाइनमेंट है जो मैंने इन लोगों को दे रखा है, वो अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा मैसेजेस में, नहीं तो अदरवाइज मैं निकलवा लूंगा, फिर दे दूंगा आपको। तो ये पोस्टिंग यहाँ हुई हुई है, मैं लेकिन इसको हाइड करके सिर्फ एंट्रीज बता रहा हूँ आपको। पोस्टिंग मैं यहाँ पे बता नहीं रहा, एक एक बता दी बस, आगे होनी तो ऐसे ही है, लेकिन मेन एंट्रीज हैं। तो पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री हो गई, उसके बाद जो तीसरी एंट्री है वो, ये जो हमने दूसरी एंट्री बनाई है इसमें हमने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया है 20,000। इसका मतलब यह है कि अभी वो मनी बिजनेस के अंदर ही पड़ी हुई है, जो वो प्रीमियम लेकर आया था नया पार्टनर, वो अभी फर्म के अंदर ही पड़ा हुआ है कैश। अभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ नहीं किया है फ्रॉम द बिजनेस। अगर वो उसे बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, तो मैंने लिखा है यहाँ व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू इधर कैश और बैंक, दोनों वैलिड है। मतलब ए और बी दोनों की कैपिटल कम हो गई और इधर कैश भी कम हो गया। ये बातें 11th में हमने सीखी थी कि जो हमारे असेट्स होते हैं उनकी डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस होती है। इसी तरीके से जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उसकी क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस होती है, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से कम होता है। तो मैं किसी भी जर्नल एंट्री में कभी भी किसी पार्टनर को डेबिट करूंगा, इसका मतलब मैं उसका कैपिटल कम कर रहा हूं, और अगर क्रेडिट करूंगा मतलब उसका कैपिटल बढ़ा रहा हूं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है अनन्या? यस सर। ओके। तो अब वो जो विड्रॉ है वो क्वेश्चन बोलेगा तो अप टू 100% वो विड्रॉ कर सकते हैं। अप टू 100% का क्या मतलब हुआ? 100% तक कर सकते हैं, उससे कम भी करते हैं। हाँ, जैसे कई जगहों पर लिखा होता है सेल अप टू 50%, और जब हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं किसी पे 10% है, किसी पे 20% है, किसी पे 30% है, और 50% की एक आइटम रखी होगी उन्होंने, सिर्फ एक आइटम, और वो इतनी घटिया होगी कि कोई उसे लेगा ही नहीं, लेकिन लोग 50% के चक्कर में अंदर घुस जाते हैं, देखते हैं कि सेल लगी हुई है, लेकिन ज्यादातर आइटमों पे 10, 20, 30 से ज्यादा वो देते ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है, मैं सिर्फ ये वाली बात इसलिए छेड़ी है
ताकि आपके दिमाग में ये बात क्लियर रहे कि विड्रॉ वो क्वेश्चन में बताएगा आपको कितना करना है। अगर वो बोलेगा कि मैंने 60% अमाउंट विड्रॉ करना है, तो अगर इन दोनों को 10-10 हजार मिला है तो ये दोनों 6-6 हजार रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 12,000 रुपए ये बिजनेस में से निकाल रहा है। तो टोटली अमाउंट क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी, क्वेश्चन क्या कहता है उस पे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद मैं ये सारा कुछ क्लियर करके अलग से डिस्कशन कर रहा हूं। ये एंट्री नंबर 1, 2, 3, these are basically you can say linked to each other। यानी कि जब तक सी मनी लाएगा नहीं तब तक वो मनी डिवाइड नहीं होगी। जब तक वो मनी डिवाइड नहीं होगी तब तक वो मनी विड्रॉ करने की भी एंट्री आप नहीं दे सकते। यानी कि ये एंट्री इसी सीक्वेंस में बनेगी 1, 2, 3। मतलब पहले वो लाएगा, फिर वो विड्रॉ सॉरी डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड देन विड्रॉ होगा जैसा क्वेश्चन कहेगा। लेकिन ये जो फोर्थ एंट्री है ना, दिस इज टोटली अ डिफरेंट एंट्री। इसके लिए मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट बना रहा हूं। एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये अक्सर क्वेश्चन में दे रखी होती है बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को हम ओल्ड बैलेंस शीट बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कैपिटल सिर्फ ए और बी की दे रखी हैं। मतलब ये सी के आने से पहले की बैलेंस शीट है, इसलिए वी आर सेइंग कि ये ओल्ड बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नाम का एक एसेट एग्जिस्ट कर रहा होता है कभी कभी। मान लेते हैं 40,000 रुपए। मैंने यहां बोला है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन ओल्ड बैलेंस शीट। तो सवाल उठता है कि गुडविल यहां होने का मतलब क्या है। तो उससे उसको बोलने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, जब आप यहां पर कहते हो कि मेरी मशीनरी है 50,000 की, मेरा फर्नीचर है 70,000 रुपए का, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 1,00,000 रुपए की, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने कभी ना कभी मशीनरी खरीदी है, यानी कि मशीनरी टू कैश एंट्री की है। ऐसे ही मैंने कभी ना कभी फर्नीचर खरीदा है, तो मैंने फर्नीचर टू कैश एंट्री की है। ऐसे ही मैंने कभी ना कभी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश एंट्री की है कभी ना कभी। मतलब मैंने कभी ना कभी असेट खरीदा होगा। उसी तरीके से अगर गुडविल बैलेंस शीट की असेट साइड पर है तो इसका मतलब है कभी ना कभी हमने गुडविल को भी खरीदा है। इसका मतलब है हमने गुडविल टू कैश एंट्री पास्ट में कभी की है। क्योंकि अगर मैंने गुडविल अपनी मेहनत से बनाई है, उसके लिए मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, मेहनत से बनाई है, तो बैलेंस शीट में गुडविल नाम का कोई एसेट कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसको आप पेड गुडविल बोल सकते हो। पेड गुडविल यानी कि ऐसी गुडविल जिसके लिए आपने मनी पे किया, जिसको हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं फ्रेंचाइजी लेना, किसी की फ्रेंचाइजी लेना। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो मैंने अगर गुडविल पास्ट में खरीदी है तो उसको ना मैं थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करता हूं बुक्स के अंदर, आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स, मतलब P&L अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं। तो इसको बोला जाता है, 11th में आपने पढ़ी थी टर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा, तो हम उसके ऊपर खर्च किए हुए पैसे को थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे बुक्स के अंदर। जैसे हम मशीनरी को डेप्रीशिएट करते हैं, वैसे हम गुडविल को एमोटाइज करते हैं।
एमोटाइज, ये वर्ड भी राइट ऑफ का एक दूसरा वर्ड है, अक्सर टीचर यूज करते हैं। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल को राइट ऑफ करना, मतलब कुछ गुडविल मैंने इस साल राइट ऑफ कर दी, कुछ अगले साल करूंगा, कुछ अगले साल, ऐसे। तो उसको राइट ऑफ करने से हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो वो नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? किसको उठाना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट कम मिलेगा, यही मतलब हुआ ना। ठीक है, तो सवाल यह है कि जब भी नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा, वो कहेगा तुमने मेरे से पैसे मांगे, कैपिटल के मैंने दे दिए, तुमने मेरे से प्रीमियम फॉर गुडविल मांगा, मैंने दे दिया। तो जब मैंने तुम्हें गुडविल के लिए पैसे पे कर दिए, तो गुडविल से रिलेटेड लॉस को मैं क्यों बियर करूं? मैं तो अपने हिस्से की मनी दे चुका हूं। तो उस वक्त ये डिसाइड होता है कि अगर बुक्स में उस दिन कोई गुडविल एग्जिस्ट करती है जिस दिन नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो उस गुडविल को इमीडिएटली राइट ऑफ कर दिया जाएगा डायरेक्टली बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि हमारी एंट्री ये हो जाएगी जो मैं बनाने जा रहा हूं साइड में, इज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल। मतलब एक तरह से गुडविल पूरी तरह से राइट ऑफ हो गई बुक्स के अंदर, जितनी भी एग्जिस्ट कर रही थी, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को मैंने राइट ऑफ कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये जो 3 एंट्रीज थी ये तो इसी ऑर्डर में होंगी, लेकिन ये जो एंट्री नंबर 4 है, ये आप चाहो तो यहाँ भी फिट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी फिट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी फिट कर सकते हो। यानी कि आपकी बुक्स के अंदर जब आप इलस्ट्रेशन देखोगे, तो ये वाली जो एंट्री है वो कभी क्वेश्चन में पहले बना रखी है, कभी इन एंट्रीज के बीच में भी बना रखी है, बाद में भी बना रखी है, लेकिन इन सब की डेट सेम होती है जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। लेकिन ये जो एंट्री नंबर 1, 2, 3 है, इसका ऑर्डर सेम रहेगा, मतलब विड्रॉ से पहले डिवाइड होगा और डिवाइड से पहले उसे लाना होगा, यानी कि ये तीनों इसी ऑर्डर में चलेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अनन्या, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो मैंने आप लोगों को ये जो चीजें बताई हैं इसी से रिलेटेड होमवर्क दिया था। तो सुचित्रा, आपको ना मैं अलग से 1-2 क्लासेस दे दूंगा, ताकि कुछ भी जो इन लोगों को क्लियर हो चुकी हैं बातें, वो आपको मैं अलग से क्लियर कर दूंगा। बट ओके सर। आज मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं कल क्लास ले रहा हूँ, कल की क्लास ऑनलाइन होगी दोबारा से, मगर उसके बाद ना फिर मैं ऑफलाइन क्लास लेना शुरू कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक में ऑफलाइन ही लूंगा, सिर्फ कल के लिए ऑनलाइन लूंगा। तो हम आज वैसे भी वो दोनों ने ही क्लास ज्वाइन किया, उन्होंने, कुश ने और यश, कौन है, यश ने, तो उन दोनों ने नहीं ज्वाइन किया, तो हम कल से न्यू शुरू करते हैं आगे का। ठीक है, तो कल की क्लास, कल क्या डे है? संडे है, तो कल की क्लास हम लोग आफ्टरनून में रख लेते हैं 2 o'clock। कोई दिक्कत? नो सर। अनन्या? नो सर। तो ठीक है, कल की क्लास हम 2 PM रखते हैं, और मैं कल न्यू शुरू करता हूँ। मैं उन दोनों अभी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, और ये जो मैंने अभी आज की क्लास रिकॉर्ड किया है ये भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि वो लोग भी देख लें, उन्हें भी सब याद आ जाए, क्योंकि हफ्ते से किसी ने शायद पता नहीं कोई काम किया नहीं किया, या बड़े दिन हो गए तो कुछ बातें भूल गए होंगे, तो ये एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। कल लेंगे हम थोड़ी सी बड़ी क्लास, कुछ न्यू शुरू करते हैं। थैंक यू सर। ओके।